Guys, welcome to Pen Dentistry. Hope you are doing good. I am Dr. Aishwarya with you for easy learning and better understanding. If you haven't subscribed to my channel yet, please go and subscribe to my channel and learn the dentistry in an easy manner. Classification of impaction on the basis of the nature of overlying tissue impaction. How much the tissue is present and वहाँ पे कैसा टिश्यू ओवरलाइन कर रहा है उसके ऊपर है या अराउंड है उसके वो उसके ऊपर बेस्ड होता है कैसा है वो हार्ड टिश्यू है या सॉफ्ट टिश्यू है। दूसरा है विंटर्स क्लासिफिकेशन, ये मैंडिबुलर टीथ्स के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो ये सब होंगे। पहले पेल एंड ग्रिगोरीज क्लासिफिकेशन होता है, इसमें आगे फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, ये हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि कैसा उसका नेचर ऑफ ओवरलाइनिंग टिश्यू कैसा होता है। अगर सॉफ्ट टिश्यू होगा जैसे डेंस फाइब्रस टिश्यू अगर ओवरलाइन कर रहा है और इरप्शन के ऊपर स्किन लेयर म्यूकोजा म्यूकस जो ओरल म्यूकोजा होता है वो आ रहा है ऊपर और ये मैस्टिकेशन के टाइम मतलब चबाने के टाइम ये ट्रॉमा कर रहा है उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है और वो इम्पैक्टेड रहता है टूथ। ठीक है, तो सॉफ्ट टिश्यू कवर करता है उस इम्पैक्टेड टूथ को। जब हार्ड टिश्यू कवर करता है तो हार्ड टिश्यू जब कवर करता है तो ये हार्ड टिश्यू ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता है। जैसे कि ये टूथ है तो यहाँ पे अगर हार्ड टिश्यू है तो ये इसको ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्शन मतलब ये रोकेगा ऊपर आने से ग्रो होने से। तो ये सराउंड कर रहा है जब टिश्यू तो ये इसको ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा। ओके, हार्ड टिश्यू ऑब्स्ट्रैक्ट करता है। विंटर क्लासिफिकेशन में अगर हम मैंडिबुलर टीथ देख रहे हैं तो पहला है थियरी। थियरी में क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो इंक्लिनेशन है टूथ का इंक्लिनेशन अगर ये है सेकेंड मोलर, ये सेकेंड मोलर है और ये है थर्ड मोलर। ठीक है, ये थर्ड मोलर अगर ये इंक्लिनेशन जैसे ये लॉन्ग एक्सिस जो है हम लोग देख रहे हैं लॉन्ग एक्सिस ऑफ द सेकेंड मोलर, इसको कंपेयर करते हुए हम लोग देखेंगे कि इसका लॉन्ग एक्सिस कैसे है। इसका लॉन्ग एक्सिस क्या ये डिस्टली है टिल्टेड या फिर मीजियली टिल्टेड है, ये है थियरी। क्या है थियरी में हम लोग ये देखेंगे कि कितना इंक्लिनेशन हुआ है किससे, सेकेंड मोलर से। मीजियो एंगुलर, मीजियो एंगुलर क्या होता है कि ये जो टीथ है ये कितना आपका किस तरफ है, सेकंड मोलर के पास में है। ऐसे कितना ये सेकंड मोलर के पास में है, ये इसका कस्प, ये है मीजियो एंगुलर। ओके, इसका जो लॉन्ग एक्सिस होता है वो ऐसा होता है। अब डिस्टो एंगुलर, ये कितना अवे है आपके सेकंड मोलर से वो देखेंगे, ये कितना दूर है सेकंड मोलर से। थर्ड मोलर आपका वो होगा आपका डिस्टो एंगुलर, ये डिस्टल साइड दैट मीन्स मीजियल साइड तो आपका मिड लाइन की तरफ आएगा तो वो मीजियो एंगुलर होगा। जैसे आपका क्राउन मीजियल साइड पे, अगर डिस्टो एंगुलर होगा तो ये कितना दूर है डिस्टल साइड पे पीछे साइड पे, तो ये डिस्टो एंगुलर। हॉरिजॉन्टल इम्पैक्शन कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल इम्पैक्शन होता है ऐसा, लॉन्ग एक्सिस के पूरा ये परपेंडिकुलर होगा ऐसे। ओके, ये है हॉरिजॉन्टल इम्पैक्शन। वर्टिकल में क्या होता है कि ये लॉन्ग एक्सिस के जैसा आपका सेकेंड मोलर है उसी तरीके से आपका थर्ड मोलर भी रहेगा, वही लॉन्ग एक्सिस की लाइन बनाते हुए। बकल और लिंगुअल साइड, बकल मीन्स बकली प्लेस्ड रहेगा बाहर के साइड थोड़ा, या फिर लिंगुअल प्लेस्ड रहेगा थोड़ा अंदर की साइड। आपका टूथ जो कस्प है उसका वो ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मीन्स टूथ जो है ये पूरा बक्कोलिंगुअल डायरेक्शन में रहेगा। बक्कोलिंगुअल डायरेक्शन में मीन्स अंदर अगर आप देख रहे हैं सामने से टीथ को तो ये जो है ये इसके पूरा ऐसे रहेगा, यहाँ पे बक्कल साइड और ये है लिंगुअल साइड, ये बक्कोलिंगुअल है। इसका क्राउन बाहर रहेगा बक्कल साइड पे और इसका जो रूट है वो लिंगुअल साइड पे रहेगी। ये है बक्कोलिंगुअल दैट इज ट्रांसवर्स। सिग्निफिकेंस में क्या देखेंगे हम लोग
कि कितना अच्छे से और इजीली आप दांत निकाल सकते हैं। दैट इज मीजियो एंगुलर जब टीथ रहेगा तो वो इजी पड़ता है निकालने को, और डिस्टो एंगुलर दूर रहता है। दूर रहता है मतलब वो जो बोन के अंदर होगा, ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द बोन है उसके अंदर ज़्यादा होगा। आपका डिस्टो एंगुलर क्योंकि ये पीछे पीछे होते जा रहा है तो उतना वो डिफिकल्ट होगा निकालने के लिए। अगर बात करेंगे हम लोग मैक्सिलरी टीथ की, अगर हम लोग देखेंगे कि मैक्सिलरी टीथ, ये मैंडिबुलर टीथ है, अगर बात करेंगे हम लोग मैक्सिलरी टीथ की तो ये इजीली रिमूव हो जाते हैं बोन से, क्योंकि यहाँ पे बोन की कवरिंग जो मैक्सिला में होती है वो बहुत कम होती है, थिन होती है, क्योंकि वहाँ पे मैंडिबल का ये रैमस पार्ट नहीं होता है उसमें ऊपर मैक्सिला में, तो ये इजीली रिमूव हो जाता है। लेकिन अगर टूथ आपका पैलेटल साइड प्लेस्ड है, पैलेट के साइड अंदर साइड प्लेस्ड है, तब वहाँ पे डिफिकल्टी आ जाती है एक्सट्रैक्शन में, वरना मैक्सिलरी के एक्सट्रैक्शन बहुत इजी होते हैं। मतलब बहुत इजी नहीं, लगभग एज कंपेयर टू मैंडिबल के कंपैरेटिव में मैक्सिलरी इम्पैक्शंस इजी होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि पेल और ग्रिगोरी ने क्या बोला था। पहला है बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप विद द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल, जो ये एंटीरियर बॉर्डर है मैंडिबल का उसके रिलेशनशिप में हम बात करेंगे। ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस है मैंडिबल का। ओके, क्लास वन देखेंगे अगर हम, तो क्लास वन में ये बोला गया है कि जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है टूथ का वो इक्वली प्लेस्ड है between the anterior border of the ramus of the mandible and distal surface of the second molar। अगर ये second molar है ये placed है इसके बोन में, और ये थर्ड मोलर है ये भी प्लेस्ड है बोन में, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, जैसे पेल एंड ग्रिगोरी ने क्या बोला था ए में, क्लास वन सब डिवीजन है ये बोल रहे थे कि जो सेकेंड मोलर है हमारा वो इजीली प्लेस्ड है यहाँ पे इतनी स्पेस देते हुए कि थर्ड मोलर भी आराम से पीछे साइड आ जाएगा। ओके, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है टूथ का वो इक्वल स्पेस दे रहा है। एंटीरियर बॉर्डर कहाँ कहाँ दे रहा है, बिटवीन द रैमस ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रैमस एंड द डिस्टल सरफेस ऑफ द सेकंड मोलर, इनके और इनके बीच में वो एक अमाउंट की स्पेस दे रहा है जिसमें आपका थर्ड मोलर आराम से फिट हो जाए। सेकंड क्लास 2 में बोला गया है कि कुछ अमाउंट ऑफ आपका कस्प जो है, स्मॉल अमाउंट ऑफ द बोन कवर्ड द डिस्टल सरफेस ऑफ द टूथ, ये जो बोन है हल्का आपके डिस्टल सरफेस को कवर कर रहा है, ये डिस्टल पार्ट है टूथ का, तो ये कुछ अमाउंट ऑफ बोन जो है इसकी ये कवर कर रही है आपके डिस्टल कस्प को या डिस्टल सरफेस ऑफ द टूथ को, तो ये इरप्शन के लिए प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, इसलिए ये क्लास 2 में रखा गया है। अब क्लास 3 में ये बोला गया है कि जो टूथ है थर्ड मोलर, ये रैमस है आपका एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रैमस, अब ये कंप्लीटली अंदर प्लेस्ड हुआ है, अंदर मीन्स ये पूरा बोन के अंदर है, ये क्लास 3 है। लोकेटेड कंप्लीटली विद इन द रैमस पूरा अंदर रैमस के ऑफ मैंडिबल, और इनकी एसेसिबिलिटी सामने से, मतलब अगर आप विजुअली देख रहे हैं अपने नेकेड आइज से तो ये आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये बोन में प्लेस है। ये है क्लास 3। क्लास 2 में क्या है, डिस्टल सरफेस आपका बोन के अंदर प्लेस्ड होता है, और क्लास 1 में कि ये एडिक्वेट स्पेस देता है बॉर्डर ऑफ द रैमस, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रैमस और सेकंड मोलर के बीच में। ये हो गया है ए, रिलेशनशिप बिटवीन द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द, यहाँ पे क्या मेन चीज क्या है, एंटीरियर बॉर्डर, ये हम लोग देख रहे हैं एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रैमस ऑफ द मैंडिबल, ए में मेन है ये। ओके, विंटर्स क्लासिफिकेशन लर्न करने की इजी टेक्निक क्या है कि पहले हम थियरी पढ़ते हैं, ये तो आपको पता है कि थियरी हम पढ़ते हैं। ओके, सेकंड हम लोग देखेंगे कि ये मीजियल और डिस्टल साइड होते हैं टूथ के, मीजियल डिस्टल।
अब प्लेसमेंट आपको एटलीस्ट इतना तो विजुअलाइज होगा, इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होगी कि आप जब इमेजिन करेंगे हॉरिजेंटल कैसा तुत है और वर्टिकल कैसा तुत है, तो ये तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अब किसी किसी के केसेस में अगर आप देखेंगे कि बकल साइड वो प्लेस्ड होता है और लिंगल साइड, तो ये भी ऐड कर देंगे। अब ट्रांसफर्स, जो ट्रांसफर्स की बारी है, ये बहुत मतलब ये आपने नहीं देखा होगा अगर स्टूडेंट होंगे आप तो, लेकिन सेम एज हॉरिजेंटल इसको भी हम कंसिडर करेंगे ट्रांसफर्स। इसको आपको याद करना पड़ेगा अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो। बाकी सब इजी है, मेजल, डिस्टल, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, बक्कल, लिंगुअल, ये सब तो साइड्स है, ये सब एरिया है तुत की। और ट्रांसफर सिग्निफिकेंस मेन जो मैंने बताया, कौन सा इजी होता है कौन सा हार्ड होता है एज कंपेयर टू द मैक्सिला मैंडिबल, कौन डिफिकल्ट है कौन इजी है, ये आप इजीली देख सकते हैं। ये मैंने बताया क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। अब इसी पे पेल एंड ग्रेगोरे ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, इसका बी पार्ट हम देखने जा रहे हैं। बी पार्ट में हम देखेंगे कि अमाउंट ऑफ बोन कवरिंग द इम्पैक्टेड टीथ। अमाउंट ऑफ बोन, कितना बोन उसको इम्पैक्टेड टीथ को वो कवर कर रहा है, बोनी पार्ट। पोजीशन ए, इसमें सब डिवीजन है, पोजीशन ए, बी एंड सी। पोजीशन ए में ये बोलते हैं कि जो ऑक्लूजन प्लेन है, ये समझो ये ऑक्लूजन प्लेन है इसका तुथ का, is near the same level as occlusal level of the adjacent second molar. That means अगर ये आपका सेकंड मोलर है, ओके, तो ये जो इसका एडजेसेंट है, ये जो तुत प्रेजेंट है इम्पैक्टेड, वो एक प्लेन में रहेगा, एक ऑक्लूजन प्लेन में रहेगा। ये पोजीशन ए है। क्या बोला गया है कि ऑक्लूजन प्लेन ऑफ अ इम्पैक्टेड टूथ इज नियरली in the same level as the occlusal level, that is occlusal level of the adjacent second molar. Okay, in A part it is said. In B position what it is going to say that B में क्या बोला जाएगा कि ये जो है ये occlusion plane के साइड नहीं है, पहले था फिर अब नहीं है, अब कहाँ है? जो ऑक्लूजन बी में बोला जाएगा, ऑक्लूजन प्लेन ऑफ द इम्पैक्टेड टीथ इज इन द मिडवे बिटवीन द सर्वाइकल लाइन एंड द ऑक्लूजन प्लेन। दिस इज द ऑक्लूजन प्लेन एंड दिस इज द सर्वाइकल लाइन, दिस इज द सर्वाइकल। if you have seen my previous video you are going to remember that this is the cervical line, so it will be in the cervical line, this is the cervical line, okay. It will be between or midway between the cervical line and the occlusion plane. In between this, both the lines, the tooth will going to be seen. जो ये दांत है आपका, टीथ है आपका, ये इस लाइन में और इस लाइन के बीच में दिखेगा, इसका ऑक्लूजन, ओके। तो ये बोला गया है बी में। अब सी में क्या बोला गया है? सी में ये बोला गया है कि जो ये आपका टीथ है वो पूरा का पूरा अंदर जाएगा, पूरा का पूरा, whole teeth will going to be rest in the bone. Occlusion plane of the impacted tooth is below the level of the cervical line, below the level. It will be below the level of, this is the cervical line, okay, this is the occlusion line. It will going to be below the cervical line of the second molar, this is the second molar. So comparing with the second molar, it will be below the cervical line. In B position, it will be midway between the cervical line and the occlusion line. And in A position, it will be similar to the occlusion line, the second molar as well as the impacted teeth. So this is the B part, amount of bone covering to the impacted tooth. कितनी bone उसको cover कर रही है impacted tooth को. Long axis, ये third है, long axis of the impacted tooth. Long axis means this is the tooth and this is the long axis of the tooth. ये विंटर्स क्लासिफिकेशन में एक प्रपोजल देखा था आपने, वर्टिकल जो हमने बताया था, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। जो वर्टिकल टाइप था वो ये टाइप में आता है लॉन्ग एक्सिस में।
सेकंड मोलर को कंपेयर करते हुए आप अपना इम्पैक्टेड टीथ देखेंगे कि वो लॉन्ग एक्सिस में कितना प्लेस्ड है। अगर वो मीडियल साइड है तो वो मीडियो एंगुलर हो जाएगा, अगर वो डिस्टल साइड है तो डिस्टो एंगुलर हो जाएगा, तो उसकी लॉन्ग एक्सिस चेंज हो जाएगी। ओके, तो सी जो पार्ट है वो सिमिलर है जो प्रपोज किया था पेल एंड ग्रिगोरी ने। ओके, सो ये क्लासिफिकेशन हो गई इम्पैक्शन की। व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ इम्पैक्शन? इंडिकेशंस मींस यूजेस, क्या क्या इसके यूज हैं, इम्पैक्शन को क्यों करना चाहिए, यूज क्या है उसका, और इम्पैक्शन को क्यों नहीं करना चाहिए, वो कॉन्ट्राइंडिकेशन है। क्यों करना चाहिए इम्पैक्शन को हमको? कि अनरेस्टोरेबल केरीज, अगर केरीज अकर हो जा रही है टिथ में जो इम्पैक्टेड है, वो तो इम्पैक्टेड है बोन के अंदर, या फिर पार्शली इरप्टेड होगा या कंप्लीटली बोन के अंदर होगा। अगर उसके अंदर केरीज लग गई है तो उसको हम लोग रिपेयर नहीं कर सकते, रिस्टोर नहीं कर सकते। तो अगर वो अनरेस्टोरेबल केरीज होगी तो इसको हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो ये यहाँ पे ये यूज है इसका, निकाल दिया जाएगा। कब? जब अनरेस्टोरेबल केरीज होगी, अगर पेरिडोंटल डिजीज होगी, तब इन्फ्लेमेशन होगा, उस टाइम पे टीथ को निकाल देंगे। पेरिकोरोनाइटिस होगा, उस टाइम पे टीथ को निकाल देंगे। अगर कोई सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है उस इम्पैक्टेड टीथ के आजू बाजू या उस इम्पैक्टेड टीथ के रीजन में सिस्ट हो रहा है तो उसको निकाल देंगे। ऑर्थोडोंटिक रीजन, अगर कोई ऑर्थोडोंटिक रीजन है, जैसे आर्च आपका जो है मैक्सिला या मैंडिबल का छोटा पड़ रहा है, स्पेस कम हो रही है, तो हम लोग इम्पैक्टेड टीथ को निकाल सकते हैं। ऑर्थोगोनैटिक सर्जरीज में हम लोग टीथ को निकाल सकते हैं। अगर हमारा जब ऑस्टियोटॉमी अगर अगर हमने प्लान किया है उस टाइम पे थर्ड मोलर निकल जाता है। अगर फ्रैक्चर हो गया है, मैंडिबल में फ्रैक्चर हो गया है और किस साइड, मोलर की साइड, तो हम लोग मोलर को निकाल देंगे। प्रोफाइलैक्टिक रिमूवल, इसमें क्या होता है कि सर्जिकली हम लोग इसको निकाल देंगे। अगर पेशेंट को एंडोकार्डाइटिस है या फिर कोई बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है पेशेंट पे, या केमोथेरेपी रेडियोथेरेपी चल रही है, उस टाइम पे हम लोग, ये प्रोफाइलैक्टिक रिमूवल है। प्रोफाइलैक्टिक इस केसेस में हम लोग उसको रिमूव कर देंगे। अगर पेशेंट को पेन हो रहा है, इररेजिस्टिबल पेन, बिना असहाय दर्द हो रहा है, तो उस टाइम पे हम लोग उस टीथ को निकाल देंगे। पेन कब निकालेंगे? जब पेन रेडिएटिंग होगा टीएमजे की तरफ, टीएमजे की तरफ पेन रेडिएटिंग होगा, और जब पता पेशेंट को नहीं पता चलेगा कि वो टीएमजे पे पेन हो रहा है या टूथ पे पेन हो रहा है, उस टाइम पे हम लोग टूथ को पेन की कंडीशन में निकाल देंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि कब हमको टीथ को नहीं निकालना है, जब एडिक्वेट स्पेस होगा। एडिक्वेट स्पेस मतलब आर्च में आपके उतना स्पेस है कि थर्ड मोलर आराम से आ जाएगा, तो आ जाएगा, उस टाइम पे हम लोग थर्ड मोलर नहीं निकालेंगे। अगर फंक्शनल है थर्ड मोलर, कोई केरीज नहीं है, कोई पेरिडोंटल डिजीज नहीं है, अच्छा खासा है, तो हम लोग उसको नहीं निकालेंगे। एफपीडी हमको लगाना है, और वो टूथ इम्पैक्टेड जो है वो लास्ट में, लास्ट मोलर जो थर्ड मोलर है वो इम्पैक्टेड है, हाफ इरप्टेड है, उस टाइम पे हम लोग एफपीडी लगा सकते हैं। ओके, या फिर वो इरप्टेड ही नहीं है तो उस टाइम पे हम लोग एफपीडी लगा सकते हैं बिना उस मोलर को निकाले। हेल्थ रिस्क, अगर कोई पेशेंट को हेल्थ रिस्क है, अगर उसकी सर्जरी परफॉर्म करने से या फिर उसका दांत टूथ एक्सट्रैक्शन करने से, तो निकालने से उसको हेल्थ रिस्क आ रहा है, तो उस टाइम पे हम लोग ये टूथ नहीं निकालेंगे। डीप इम्पैक्शन कॉजिंग नो हार्म, अगर यहाँ पे डीप इम्पैक्शन है, डीप इम्पैक्शन है मतलब लोकेशन कोई हार्म नहीं कर रहा है, वो ऐसी जगह तो स्टेबल है जहाँ पे, जिसकी वजह से आपको कोई हार्म नहीं हो रहा है, ना वहाँ पे केरीज है, ना पेरिडोंटल डिजीज है, ना पेरिकोरोनाइटिस है, ना सिस्ट बना हुआ है, कुछ भी हार्म नहीं हो रहा है उस जगह पे, तो उस टाइम पे हम लोग टिथ नहीं निकालेंगे।
ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है जब डीप इम्पैक्शन है, क्योंकि ये डीप इम्पैक्शन है। अगर आप उसे सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे वहाँ पे तो और डैमेज हो सकता है वहाँ पे। इसलिए अगर टीथ हार्म नहीं कर रहा है कुछ भी बॉडी में और वो डीपली इम्पैक्टेड है तो हमें उसे नहीं निकालना है। ओके। अगर पेशेंट की बोन बहुत फ्रेजाइल है और वो इजीली ब्रेक हो जाती है, फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हैं बोन में, तो उस टाइम पे ये कॉन्ट्राइंडिकेशन हो जाता है कि हमको टीथ एक्सट्रैक्शन नहीं करना है, जो इम्पैक्टेड टीथ है उसको निकालना नहीं है, सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ नहीं जाना है। सोशो इकोनॉमिक रीजन इज दैट कि अगर पेशेंट एलिजिबल नहीं है या केपेबल नहीं है पेमेंट करने के लिए, उस टाइम पे भी आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि टीथ को आपको नहीं निकालना है, टीथ को नहीं निकालना है। ओके, दिस इज द कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड दिस इज द इंडिकेशन। होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए आपको जो टॉपिक चाहिए, और मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे। मेरी आईडी लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। We have completed the classification now. Clinical evaluation, how you are going to recognize or how you are going to say that this is the impacted tooth. So, generalized, there are journal examination and local examination. In journal examination, what you are going to see that whether the patient is having any systemic disease or any kind of disease, that if you are going to perform a surgery on that patient, he or she should be healed easily without any infection. Okay, so this is the general examination. You are going to examine the teeth as well as the patient. जनरल एग्जामिनेशन क्या है कि आप अगर किस पेशेंट को कोई डिजीज़ है, वो सर्जिकल प्रोसीजर में जा रहा है, उससे पहले आप उसको मेडिसिन दे दीजिए, उसको क्योर कर लीजिए, फिर आप इम्पेक्शन प्रोसीजर अपना कंप्लीट कीजिए। लोकल एग्जामिनेशन क्या है कि आपको उसका स्टेटस देखना है, जैसे इरप्शन कैसा है, इरप्शन स्टेज कैसा है उसका, कि वो फुली इरप्टेड है, वेदर रूट्स आर डेवलप, अगर उसका रूट डेवलप है कि नहीं, स्ट्रांग है कि नहीं, उसका कस्प कैसा है, कहीं दांत स्प्लिटेड तो नहीं है, उसकी रूट स्प्लिटेड तो नहीं है, या फिर हम लोग को स्प्लिट करके उसको तो नहीं निकालना पड़ेगा, या इसकी एक रूट डिस्टली प्लेस्ड है, कर्व तो नहीं है ज़्यादा। ये हम लोग इरप्शन स्टेज उसका स्टेटस देखेंगे। इन्फेक्शन प्रेजेंट, अगर उसको पेरिकोरोनाइटिस है या नहीं है उस इम्पैक्टेड टीथ के अराउंड, वो भी देखा जाएगा। ओके, कि उसका पेरिडोंटल स्ट्रक्चर अराउंड द टूथ, थर्ड मोलर जो है उसका कैसा है, उसको कोई डिग्री की रिजॉर्प्शन तो नहीं है, या उसका पल्प इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, ये सब भी देखा जाएगा। जो इन्फेक्शन उसको प्रेजेंट है वो देखा जाएगा। ऑर्थोडोंटिक कंसिडरेशन, अब ऑर्थोडोंटिक कंसिडरेशन ये देखेंगे कि क्राउडिंग की वजह से जो उसका टीथ है वो आ जाता है इम्पैक्टेड में, क्राउडिंग ना होने की वजह से थर्ड मोलर निकाला जाता है। तो ये हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि क्या थर्ड मोलर आने के बाद वो टीथ के आर्च में क्राउडिंग हो जाएगी। अगर क्राउडिंग हो जाएगी, अगर थर्ड मोलर के पास स्पेस नहीं है, अगर ये है आपका ऑक्लूजन प्लेन और यहाँ पर आपका सेकंड मोलर आ चुका है दोनों तरफ, तो आपके पास अभी जगह नहीं है थर्ड मोलर के लिए, तो ये इरप्ट हो रहा है, लेकिन उससे पहले इसके हम लोग निकाल देंगे। सॉरी, इसको निकाल देंगे। ओके, तो ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे हम लोग कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है आपके ओरल कैविटी में थर्ड मोलर को लेके। देखेंगे कोई केरीज तो नहीं है थर्ड मोलर में, कोई रिजॉर्प्शन तो नहीं हो गया है थर्ड मोलर में, या फिर थर्ड मोलर की वजह से सेकंड मोलर तो नहीं आपका रिजॉल्व हो रहा है। ऐसे अगर आपका थर्ड मोलर ऐसे आ रहा है या कोई ऐसे स्टेट में आ रहा है कि ये पूरा धक्का दे रहा है और ये इसको रिजॉल्व कर दे रहा है, ये आपका दांत आधा खत्म हो चुका है और ये ऐसे आ गया है इसमें रिजॉल्व कर करके, तो ये हम लोग देखेंगे कि कहीं सेकंड मोलर आपका डिफेक्टेड तो नहीं है थर्ड मोलर की वजह से, इस इम्पैक्शन की वजह से। पेरिडोंटल स्टेटस मैंने जो बोला कि उसकी पेरिडोंटल लिगामेंट्स कैसी है, सेकंड मोलर की भी देख लेंगे इसमें ही हम लोग
कि क्या करना है, सर्जिकल प्रोसीजर कोई हार्ड जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, कि ये जो हमारा इम्पैक्शन है सर्जरी वो इजी रहेगी या हार्ड रहेगी, कोई पॉकेट तो प्रेजेंट नहीं है, पेरिडोंटल स्टेटस ये चेक करेंगे। ऑक्लूजल रिलेशनशिप देखेंगे कि मैंने जैसे बताया जो क्लासिफिकेशन हमने देखा, ऑक्लूजन रिलेशनशिप कैसी है उसकी, वेदर ऑक्लूजल है या सर्वाइकल लाइन के और ऑक्लूजन के मिड में है पोजीशन बी, या फिर वो पूरा बोन में इन्वॉल्व है। लिम्फ नोड उसका देखेंगे, पैल्पेट करके देखेंगे, लिम्फ नोड स्वेलिंग, टेंडरनेस लिम्फ नोड में तो नहीं है। कभी कभी कोई डिजीज या सिस्टमिक डिजीज होने के वजह से लिम्फ नोड जो है वो स्टिफ हो जाता है, वो देखेंगे कि स्वेलिंग तो नहीं है कोई, या फिर स्टिफनेस तो नहीं है, टेंडरनेस तो नहीं है लिम्फ नोड पे। टीएमजे फंक्शन, उसका टीएमजे कैसे फंक्शन हो रहा है, इजीली क्लिकिंग साउंड, कोई भी साउंड या कुछ बंद करने में खोलने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, वो चेक करेंगे। ये क्लिनिकल इवोल्यूशन है, ये क्लिनिकली हम लोग ये सब चेक करेंगे इम्पैक्शन को देखने के टाइम। ओरिएंटेशन कैसा है, किस तरीके से दांत ओरल कैविटी में प्लेस्ड है, वो देखेंगे हम लोग क्लिनिकल इवोल्यूशन में। अब आते हैं रेडियोलॉजिकल इवोल्यूशन में, कि अब ये सब तो आपने देख लिया, अब रेडियोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे पोजीशन में उसकी रूट्स और किस पोजीशन में आपका टूथ प्लेस्ड है आपके ओरल कैविटी में। तो पहला जो रेडियोग्राफ है वो पेरियापाइकल रेडियोग्राफ होता है। इस रेडियोग्राफ से हम देख सकते हैं, ऑक्लूजल रेडियोग्राफ होता है, इससे देख सकते हैं, ओपीजी होता है और लेटरल रेडियोग्राफ होता है। ये 4 टाइप्स के रेडियोग्राफ होते हैं जिससे हम लोग अपना इम्पैक्शन देख सकते हैं। पेरियापाइकल रेडियोग्राफ इंपॉर्टेंट होता है। ये जो छोटा वाला हम लोग लेते हैं एक्सरे, जो फिल्म, जो छोटी वाली फिल्म होती है उसको बोलते हैं पेरियापाइकल रेडियोग्राफ। ये मैंने अपने लेक्चर्स में दिया गया है, आप जाके उसको देख सकते हैं उस रेडियोग्राफ को। और बहुत सारे टाइप के रेडियोग्राफ जो यूज़ होते हैं डेंटिस्ट्री में वो मैंने वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं उसे। पेरियापाइकल रेडियोग्राफ ये इंपॉर्टेंट रेडियोग्राफ है, इसमें थर्ड मोलर आपका आना चाहिए। इसका डिसएडवांटेज ये मतलब ये है कि कभी कभी ये करते टाइम पेशेंट को गैगिंग हो जाती है, या फिर फिल्म आपका पीछे तक प्लेस नहीं हो पाता है और ये फिल्म डिफ्लेक्शन दे देती है, सॉफ्ट टिश्यू आ जाते हैं इसमें, या ये डीपली अगर इम्पैक्टेड है ये, तो अगर ये टूथ यहाँ नहीं इम्पैक्ट होके आपके बोन के अंदर इम्पैक्टेड है तो पता ही नहीं चलेगा ना। आप फिल्म पेस्ट करेंगे यहाँ, थर्ड मोलर आपका आएगा ही नहीं, और ये तो ये यहाँ बैठा हुआ है और ये आपका फिल्म तो यहाँ पड़ी हुई थी, तो ये नहीं आएगा। ये इसका लॉस है पेरियापाइकल रेडियोग्राफ का। और जब बक्कल लिंगुअल इन्वर्जन होता है, जैसे बक्कल और लिंगुअल साइड जब ऐसे टूथ प्लेस्ड होगा, ऐसे बक्कल और लिंगुअल साइड में ऐसे, तो आप रेडियोग्राफ इस रेडियोग्राफ से नहीं निकाल सकते क्योंकि वो टीथ ही हिंडर करेगा उसको रेडियोग्राफ लेते टाइम। तो इस टाइप के जो बक्कल लिंगुअल जैसे ट्रांसवर्स मैंने बताया था, इस टाइप के इम्पैक्टेड टीथ इस पेरी अपाइकल रेडियोग्राफ में नहीं आते हैं। टेक्निक इसकी मैंने दी गई है, आप जाके उसको एंगल बाइसेक्टिंग टेक्निक होती है और पैरेलल बाइसेक्टिंग टेक्निक होती है, 2 टाइप की टेक्निक्स होती है। इसका डिटेल आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। दूसरा है ऑक्लूजल रेडियोग्राफ। ऑक्लूजल रेडियोग्राफ ये है कि ये बक्कल और लिंगुअल वर्जन इम्पैक्टेड टूथ को दिखाते हैं। ओके, ओपीजी पहले हम लोग लेटरल रेडियोग्राफ देखते हैं। ये एक्यूरेट रेडियोग्राफ होता है। लेटरल रेडियोग्राफ, अगर आपका थर्ड मोलर है जो हॉरिजेंटली प्लेस्ड है तो उस टाइप में ये रेडियोग्राफ एकदम परफेक्ट आता है, एक्यूरेट आता है। ओके, लेटरल रेडियोग्राफ से आप परफेक्टली आपका हॉरिजेंटल जो प्लेस्ड होता है टीथ, स्लीपिंग, यू कैन से इट एज दिस एज अ स्लीपिंग टूथ। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। अब ओपीजी, ओपीजी ये क्या है, ये एडवांस टाइप का अपर एज वेल एज लोअर जॉ दोनों कवर करता है। ये एक ही रेडियोग्राफ में आपका ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी दोनों आर्च आ जाएगा। ये एक एडवांस व्यूइंग ऑफ द ओरल कैविटी का जो है उसको देखने के लिए है। इसमें हार्ड टिश्यू,
सॉफ्ट टिश्यू और आजू बाजू की जो एनाटमी है बोन की वो भी आ जाती है इम्पैक्टेड टूथ के साथ। इसमें जो पोजीशन है टूथ का वो एक्यूरेट आता है। अब रेडियोग्राफ को कैसे देखना है और किस तरीके से हम देख सकते हैं कि कितना हार्ड इम्पैक्शन है, कितना टाइम लगेगा, कि इसको कम टाइम लगेगा, ये सब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही है इसलिए। तो कैसे आपको इम्पैक्शन करना है और किस तरीके से आपको देखना है कि किस टाइप में ये प्लेस्ड है, कैसे रिकॉग्नाइज करना है इम्पैक्शन है या नहीं है, ये सब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए जो आपको टॉपिक चाहिए। और मेरी डिटेल्स जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उसको देख सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेंडेंट हिस्ट्री। शेयर करिए इस वीडियो को फ्रेंड्स एंड बैचमेट्स के साथ और उन लोगों के साथ जिनको आपको मतलब हेल्प करना है स्टडीज़ में, उनकी डेंटल स्टडीज़ में। कीप वॉचिंग पेंडेंट हिस्ट्री। थैंक यू।